जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पूरक बजट में एक बस्सी के में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को क्रमोन्नत कर दे और एक चुंगा को उप तहसील बना दे। आपने मेरे को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट अभिभाषण में बहस में बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट 2021-22 सदन में प्रस्तुत किया और माननीय सभापति महोदय, ये उनका तीसरा बजट था। 2019-20 2020-21 और 2021-22 का बजट, ये सारे बजट प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाले बजट साबित हुए हैं माननीय सभापति महोदय। और ये बड़ी घोषणाएं और ये बड़े वादे, ये सिर्फ बजट तक ही सीमित नहीं है। जो चुनाव पूर्व की घोषणाएं थी, वो भी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी उन सारे बजट वादों को भी, उन सारी घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाए। आज जिस तरीके से पूरा प्रदेश, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर और बजट घोषणाओं को लेकर पूरी प्रदेश की जनता त्रस्त है और जो इंतजार कर रही है कब बजट घोषणाएं पूरी होंगी, कब चुनाव की घोषणाएं पूरी होंगी। आज राजस्थान जो 2018 से पूर्व पूरे राष्ट्र में विकास के तीसरे पायदान पर आ गया था, इन 26 माह में सरकार ने अपने कार्यकाल से आज आखिरी के पायदानों में राजस्थान को लाकर खड़ा कर दिया है। माननीय सभापति महोदय, किसानों के कर्जे माफी की बात चुनाव से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और घोषणा करके चले गए। 10 दिन की गिनती गिनाकर मुख्यमंत्री जी भी उनके साथ थे और किसानों से वादा किया कि तुम्हारा संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाएगा। और अभी बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 14,000 करोड़ रुपए 19 लाख किसानों को उन्होंने माफ करे और उसमें भी वो राशि सम्मिलित है जो पूर्ववर्ती सरकार ने 50,000 रुपए किसानों के ऋण किए थे, वो भी राशि इस 14,000 करोड़ में सम्मिलित की गई है। लेकिन जो वादा था वो 59 लाख किसानों से था और 99,000 करोड़ रुपया सरकार को माफ करना था, जो उनका चुनाव पूर्ण घोषणा वादा था। लेकिन सरकार ने बड़ी अदा के साथ उस गेंद को केंद्र सरकार के पाले में डालने का प्रयास किया। ऐसे काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से आपने वादा किया था, ये वादा आपको पूरा करना होगा, ये तय है। नहीं तो ये सरकार को जो परिणाम भुगतने होंगे, ये आपने बार बार आपके जो वादे रहे, आपने किसानों के साथ बात करते हैं, उसको किसानों की हिमायत करने की बात की जाती है। आपने इस कृषि बजट में उनका 5.5% हिस्सा तय किया है, जबकि अन्य प्रदेश की सरकारें 7% कृषि बजट को देती है, पर आपने 5.5% दिया है। और आप बात करते हो कि हमने 600 संकायों में कृषि को प्रारंभ कर दिया, हमने 2 कृषि महाविद्यालय दे दिए। जब आपने पुराने जो बजट में आपने कॉलेजों की घोषणाएं की थी, उनमें एक शिक्षक काम नहीं कर रहा, उसमें एक शिक्षक आप नहीं लगा सके, आप स्टाफ नहीं लगा सके, आप आवश्यक संसाधन नहीं लगा सके, और तो और वहां पर बिल्डिंगें भी आप निर्माण नहीं कर सके। और बात किसान हित की होती है और पाले में गेंद केंद्र सरकार के डाल दी जाती है। आप वादा किया, उन 30 लाख किसान अभी शेष इंतजार कर रहे हैं आपके वादे का। जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लिया था, उनका कर्जा भी आपको माफ करना है। आपने जिस तरीके से आप अपनी योजनाओं की बात करते हैं, कोई धरातल पर नहीं है, सब धरातल पर नदारद है। आपकी घोषणाएं डीपीआर की स्टेज पर भी नहीं आई है। आपके पास सिर्फ लोक लुभावन घोषणाएं करने का काम है, लेकिन आपके पास ना तो उसको कोई इंप्लीमेंटेशन करने की, ना कोई स्ट्रेटेजी प्लान करने की आपके पास कोई योजनाएं हैं। आपने बेरोजगार युवकों के साथ दगा किया। बेरोजगार युवकों से आपने कहा
कि हम आप सभी को 3500 रुपए बेरोजगार भत्ते के रूप में देंगे। और आज 15 लाख नव युवा बेरोजगार कार्यालय में पंजीकृत है और आप 1,60,000 युवाओं को बेरोजगार भत्ता दे रहे हो, जिसमें से भी 85,000 भत्ता पुरानी सरकार का था, जो पुरानी सरकार उन युवा बेरोजगारों को भत्ता दे रही थी। और साथ ही साथ जो 1,60,000 युवा बेरोजगारों को भत्ता मिल रहा है, उनमें से भी अधिकांश की शिकायत है कि विभाग हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहा। इतना बड़ा झूठ क्यों बोला जाता है? आप उन शेष 12 लाख 13 लाख जो नवयुवा है, उनके वादे का क्या करेंगे? आपने संविदा कर्मियों के साथ वादा कर लिया। आपने संविदा कर्मियों से कहा कि हम आपको चुनाव जीतने के तुरंत बाद आपको नियमित कर देंगे। अरे वो बेचारा, वो संविदा वाला व्यक्ति जो 6,000 7,000 रुपए में अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वो आज बड़े दया के साथ आपके पास देख रहा है, परंतु आपकी संवेदनशीलता जैसे खत्म हो गई। वो ऐसा व्यक्ति है जो अपने 6 और 7,000 में पूरे परिवार का गुजारा करके अपने परिवार को पेट पालता है। आपके वादे से उसके आशा बंधी थी और आपने अपने झूठ से आपके वादे, जो आपने निराधार वादे निकले, उस बेचारे संविदा कर्मी को आपने आज मजबूर कर दिया कि वो आंदोलनरत हो। आपने सरकारी भर्तियां, आपने कहा कि 5 लाख सरकारी भर्तियां कांग्रेस की सरकार देगी चुनाव जीतने के बाद। 5 लाख सरकारी भर्तियों की बात बहुत दूर है। 1,28,000 भर्तियां अभी तक दी गई हैं, जिसमें से भी अधिकांश प्रक्रियाधीन है। माननीय सभापति महोदय, अधिकांश भर्तियां प्रक्रियाधीन है, अधिकांश के परिणाम नहीं है। आपके 5500 कांस्टेबलों के परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुए। 6632 पद कर्मचारी चयन बोर्ड की फाइलों में कैद है। 4421 पटवारी परीक्षाओं की आपने रद्द कर दी। 1289 अभियंता परीक्षा परिणाम के इंतजार में बैठे हैं। मतलब उद्योग आप एक लगा नहीं पाए। राजस्थान में स्थिति है कि आपकी उद्योग नीति के कारण कोई उद्योगपति यहां आना पसंद नहीं करता। आप उद्योगपतियों को आप राजस्थान की धरती पर आमंत्रित नहीं कर पाते। मैं कोटा शहर की बात करूं तो हमारे मंत्री जी भी आनी बैठे, नगर विकास मंत्री जी स्मार्ट शहर के पैसे से बहुत सारे फ्लाईओवर, अंडरपास, बाईपास बना रहे हैं, परंतु इस कोरोना के काल में उन्होंने स्वयं शहर की स्थिति को देखा है। शिक्षण संस्थान बंद होने के बाद किस तरीके से कोटा की आर्थिक दूरी बिल्कुल जैसे ठप हो गई थी और बेचारा जो कोटा वासी है वो किस तरीके से दर दर भटका था। क्या आवश्यकता नहीं थी कि आप कोई उद्योग धंधा कोटा की धरती पर लाते? कोटा के उन नवयुवकों को आप रोजगार देते? किस प्रकार के आपके सौंदर्यीकरण को वो देखेगा? आपके सौंदर्यीकरण को तभी देख पाता जब उसकी जेब में तनख्वाह होती, लेकिन आपके पास कोई योजना नहीं। सभापति महोदय, कसमे वादे प्यार वफा सब झूठे झूठे को क्या, ये भावना लेकर आज राजस्थान की जनता इस कांग्रेस सरकार के लिए लेकर चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मथुराधीश जी का मंदिर कोटा में, और उस मथुराधीश जी के मंदिर के लिए जो वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ है, माननीय सभापति महोदय 1 मिनट लगेगा, वो वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ है माननीय सभापति महोदय। यदि उसको चौड़ा, उसके परिक्रमा मार्ग को चौड़ा किया जाए, उसका उद्धार किया जाए, तो निश्चित रूप से कोटा शहर पर्यटन में धार्मिक स्थली बन सकता है और वहां पर लाखों तीर्थयात्री मथुराधीश जी के दर्शन करने आ सकते हैं। श्रीनाथ जी और बांके बिहारी जी के समानांतर ये मथुराधीश जी का मंदिर है, परंतु माननीय मंत्री जी का उस ओर ध्यान नहीं है। 2 वर्ष से पूरी मूलभूत सुविधाएं बंद है। शहर तरस रहा है। समाप्त करें। शहर तरस रहा है माननीय सभापति महोदय। और मिनी सचिवालय मिनी सचिवालय की बहुत बड़ी आवश्यकता है माननीय सभापति महोदय, और उसका कलेक्टर साहब ने प्रस्ताव भी भेज दिया। माननीय सदस्य सेव करें प्लीज। माननीय सभापति महोदय,